हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आप जानते हैं कि प्रश्नावली 3.1 चल रही है और इसमें कि हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं 16 से आगे तक का। चलिए शुरुआत करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। यहाँ पे कहा गया है पी और क्यू के किस मान के लिए। देखिए 16 नंबर में 2 प्रश्न टोटल दिए गए हैं और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि पी और क्यू के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के निकाय के अनंत हल होंगे। देखिए अनंत हल होने तभी संभव होता है जब वो दोनों समपाती हों। देखिए एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब खींची जाती है, ऐसी स्थिति में उनको कहा जाता है समपाती और तब होंगे अनंत। ठीक है, अनंत हल तभी होंगे। और ऐसी स्थिति में होता क्या है भैया, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होता है C1/C2 के। ऐसी स्थिति बनती है तभी यहाँ पे अनंत हल हो पाते हैं। तो ऐसे इसके लिए आपको लिखना होगा, सवाल उतार लिया पूरा, ये लिख लिया और लिखना है चूँकि समीकरणों के अनंत, ठीक है जी, अनंत हल हैं, ऐसा लिखना है। चूँकि समीकरणों के अनंत हल हैं इसलिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये पूरा आपको लिख देना है कि ये बराबर है। और इसको लिखने के बाद आगे बात शुरुआत करनी है इससे। देखिए A1 ये है अपना 2p-1, ये A1 है और ये जो A2 है वो 3 है, बराबर होगा किसके, 3/, ये जो B1 है ये B2 है, ये q-1 और बराबर C1। ये देखिए ये 5 इधर है, इधर आने के बाद -5 लिख दीजिए, ये 2 इधर आने के बाद -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। आप 5/2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे तब फ़र्क पड़ता है कि एक पार्ट इधर बराबर के हो और दूसरा वाला 2 इधर होता तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। फिलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो माइनस ना भी लगाएं तब पर भी काम चल ही जाएगा, लेकिन अगर एक बार लगा देंगे तो समझदारी वाली बात हो जाएगी और ये समझा जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से समझा इस प्रश्न को। अभी आपको क्या करना है कि एक एक पार्ट को, इन दोनों पार्ट को लेकर के हम पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसको 5/2 के साथ में लेंगे, यानी कि हम लेंगे 2p-1/3 = 5/2। अगर ऐसा लेकर के चलते हैं तब हमें उत्तर मिलेगा। तिरछा गुणा करा देते हैं, 2 का इधर गुणा कराइए, 2 दूनी ये 4p हो जा रहा है और 2 एक नम 2p हो जाएगा और ये 5 15 दिखाई दे रहा है। 2 को उधर भेज दीजिए, 4p बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, इधर माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा 17 और p बराबर क्या हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। ये आपके p की वैल्यू हो गई, 17/4 p की वैल्यू हो चुकी है। और इधर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे भैया, जब इनको बराबर किया जाएगा, किसको, ये अपना लिख देते हैं 3/q +-1 को, और ये 5/2 के बराबर अगर हम कर देते हैं तो तिरछा गुणा कराना है, इसका इधर गुणा कराएंगे 6 मिल जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो अपना 5q हो जाएगा और 5 का नाम 5 हो जाएगा। इस -5 को इधर भेज देंगे, +5 हो जाएगा, 5q इसको यहीं पे रहने दीजिए और ये 6×5 = 11 हो जाएगा, क्योंकि आकर इधर प्लस हो गया, 6×5 = 11 और q बराबर क्या हो जाएगा 5/, में भेज दीजिए। ठीक है, उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग हो जाएगा, 11/5 दिखाई देगा। आप q बराबर 11/5 कह दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। p और q की वैल्यू इस प्रश्न में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस प्रश्न में थोड़ी समस्या आ सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 समीकरण बनने को तैयार हैं। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है भैया। यहाँ पे भी सेम टू सेम यही छापेंगे, छापने के बाद अपना हो जाएगा 2 क्या मिलेगा, p + q + 1 मिल जाएगा, बराबर 3 क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा p + 2q + 2 मिल जाएगा और ये 7/, ये मिल जाएगा 7/, आप इसको लिखिएगा 4 और यहाँ पे p + q और +1 दिखाई दे रहा है। ये स्थितियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ भी क्या करेंगे, आप किन्हीं भी 2 समीकरणों को लेकर के 2 समीकरण बना सकते हैं। हम इनको ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं, समीकरण बन जाएंगे, या फिर इनको और इनको लिया जा सकता है, कुछ भी ले लेते हैं, समीकरण तो बनना तय है। ठीक, तो समीकरण बनाते हैं, क्यों ना इसको लेकर के बनाया जाए। तो 2/p + q + 1 लिया है, बराबर 7/4 p। अगर इसको अंदर गुणा करा देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है,
इसको अंदर गुणा करा देते तो ठीक है। अभी यहाँ पे लिख लिया है तो यहीं पे निपटा लेते हैं, चलिए आगे ही निपटाया जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। +1 लिख देते हैं। तिरछा गुणा कराने की बात आ जाती है, इसका इधर गुणा कराएंगे। 2 से जब 4 में गुणा हो जाएगा तो 4 2 9 8 हो जाएगा। समझने की बात है कि 2 को गुणा 4 में होगा, इसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर हम बाद में कराएंगे। क्या हो जाएगा P + Q, इसको रखने दीजिए इसे, और 2 का 1 में गुणा करने पर 2 मिल जाएगा बराबर 7 से इधर गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 7P + 7Q + 7 मिल जा रहा है। 8 से अंदर गुणा कराएंगे इन दोनों के साथ में तो 8P + 8Q + 2 हो रहा है बराबर उधर 7P + 7Q + 7 हो रहा है। सभी को अगर इधर उठा लाएंगे तो 8P में 7P आके घट जाएगा तो अकेले P बचेगा, 8Q में 7Q आके घट जाएगा तो अकेले Q बचेगा, 2 में 7 आके माइनस हो जाएगा, या फिर 2 को उधर भेज दो भाई, उधर जाके घट जाए, 7 में से 2 घटा दो 5 मिल जाए। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह लो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी बात। और अभी क्या करना है, अभी समीकरण नंबर 2 भी बना देना है, ठीक है। समीकरण नंबर 2, इन दोनों को करते हैं बराबर। क्या करेंगे भैया 3 बट्टे, हम कह सकते हैं P + 2Q और +2 है बराबर 7 बट्टे 4, अब P + Q और +1 है, इसको लिख लिया हमने। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी तिरछा गुणा कराएंगे और एक समीकरण और बन जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 4 3 हो रहा है 12 और हो रहा है P + Q, हाँ जी, और 3 का 1 में गुणा होकर के 3 मिल जा रहा है बराबर। इसकी इस बार देखेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 7P + 7 दूनिया 14 Q और 7 दूनिया 14 यहाँ पे हो रहा है, प्लस ये 14 हो गया है। अब यहाँ पे P से अंदर 12 से अंदर गुणा कराना है तो 12P + 12Q, समझ में आ रही बात? 12P + 12Q, और 12 का गुणा 3 में नहीं होगा क्योंकि कोष्टक की लिमिट केवल Q और P तक ही है, तो जहाँ तक लिमिट है वहीं तक गुणा कराया जाता है। क्योंकि कई बार क्या है फ्लो में हम इसका भी गुणा करा देते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि यहाँ तक करना है कि कहाँ तक करना है। भाई समझो, ये देखो 12 कहाँ तक गुणा होगा, जहाँ तक इस कोष्टक की लिमिट है, ये आपको समझना होगा। देखिए 12 का गुणा P में होगा, 12 का गुणा Q में होगा, लेकिन वो 3 तक नहीं पहुँच सकता है क्योंकि यहाँ पे कोष्टक बंद हो गया है। तो यहाँ पे +3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 7P + ये पे 14Q और +14 हो रहा है। इनको उधर भेज देते हैं, इनको इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं। देखिए 12P में 7P जाके घड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, 7 5 12 होता है, यहाँ पे 5P हमको दिखाई दे रहा है। 12 क्यों है, 14 क्यों यहाँ पे है, 14 क्यों उधर जाके जब घटेगा 12 में से 14 घटाएंगे -2 क्यों मिल जाएगा, और 3 को इधर भेज देंगे तो 14 में से 3 घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 11। ये समीकरण नंबर आप 2 कह सकते हैं। 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने का कोई भी तरकीब आप लगा सकते हो। कौन सी तरकीब लगाना चाहोगे, एक तरकीब कुछ भी तो लगा दो भाई। आप समीकरण 1 से P के वैल्यू निकाल करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर दो, ठीक है। आप ऐसा कर दो कि समीकरण 1 से आप प्राप्त कर लो। क्या प्राप्त कर लोगे, कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो या फिर Q की वैल्यू, हम सोच रहे हैं Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q बराबर P को इधर भेज देते हैं तो Q बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 5 - P। आप इसको समीकरण नंबर 3 कह सकते हो। इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। आप ऐसा कर लो कि कहते हो कि Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब Q का मान समीकरण 2 में रख दोगे भाई तो हो जाएगा हल और बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे 5P दिखाई दे रहा है तो 5P तो ऐसे उतार लेना है, उसमें कुछ करना नहीं। माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस उतार लेना है, 2 उतार लेना है। Q की जगह पे यही 5 - P रख देना है, 5 - P रख देना है, कोष्टक बंद कर देना है और बराबर अपना 11 हो रहा है वो लगा देना है 11। ये 5P ऐसे ही रहेगा, माइनस है देखो भैया, -2 से 5 में गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2P दिखाई दे रहा है बराबर 11 दिखाई दे रहा है। 5P और 2P जोड़ करके 5 2 7P हो रहा है, 10 उधर जल जाएगा तो भैया 11 + 10 हो जाएगा, 11 10 21 होता है और 7P बराबर 21 हो रहा है। 7 3 21 होता है, 7 इधर जाके भाग करेगा या फिर ऐसे ही भाग कर लो, कट तो जाएगा ही। P बराबर 3 दिखाई दे रहा है और P का मान समीकरण अगर P का मान आप कह दो कि P का मान समीकरण किस में रख रहे हो भैया, 3 में
रखने पर, जब आप रख दोगे, हालांकि इसको समीकरण 1 इसको समीकरण नंबर 2 बनाना चाहिए था, पर हमने ये क्या कबाड़ा कर दिया है। खैर जाने देते हैं। अच्छा एक बार सुधार ही लेते हैं, क्यों ना सुधार लिया जाए। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया जाए, इसको 3 बना दिया जाए, इसको 4 बना दिया जाए, इसको 5 बना दिया जाए। यहाँ पे जहाँ पे ये 2 था तो ये समीकरण हमने 3 से शुरुआत की थी इसकी, और यहाँ पे हमने रखा था इसको 4 में, और ये जो 3 हमने लिखा है, ये p का मान जो हमको प्राप्त हुआ है हम इसमें रख रहे हैं, जिसका नाम है समीकरण नंबर 5। अभी ये अच्छा लग रहा है, हालांकि गंदा सा दिख रहा है पर ठीक है। अब जब यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जो q की वैल्यू है वो हमको निकालना है। q बराबर हो जाएगा 5 माइनस p के मान कितना है 3, और रख दिया कितना मिल गया 2, तो ये हो गया q का मान। ठीक है जी, बस इतना सा ये इस प्रश्न का उत्तर था। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के निकाय, ये समीकरणों के निकाय, पहला वाला देखो ये r जैसा गंदा सा k दिखाई दे रहा है, x प्लस 3y बराबर 3 है। अब 12x प्लस ky, अब देखो ये k हमने थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया, क्यों, आदत से मजबूर, और कुछ नहीं, बराबर 6। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम चीज़ें हैं, बस आदत से मजबूर है। समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, के किस मान के लिए समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं भैया, समांतर रेखाएं इसे कहते हैं। ये समांतर रेखाएं कब प्राप्त होती हैं, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। हाँ जी, हो गया, ठीक है, समझ में आ गई भाई। अब देखो भैया यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाएं क्या है भैया, रेखाएं समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। क्यों समांतर है, क्योंकि सवाल यही कह रही है कि समांतर है, हम अपने से कुछ नहीं कहते हैं, कई बार होता है सर, समझ नहीं आता। चूंकि रेखाएं समांतर हैं इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। हो गए बात। अच्छा इतना सब कुछ हो गया, वैल्यूज रख दो भैया। a1 कितना है, k है बट्टे 12 कर लो बराबर 3 बट्टे k कर लो बराबर नहीं है 3 बट्टा 6 कर लो। अच्छा जी, अब क्या करें, अब कुछ ना करो भैया, बस इसको कर लो बराबर, और यहीं से निकाल लो k की वैल्यू। कैसे निकालेंगे भैया, k बट्टा 12 बराबर 3 बट्टा k करके तिरछियाई गुणा करो, k का गुणा k स्क्वायर हो जाएगा, 12 दूनी 24 बात यहाँ 36 हो जाएगा। और दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, हालांकि यहीं पे वर्गमूल नहीं लिया जाता, अगली लाइन में लिया जाता। इसे कहा जाता है दोनों पक्षों का वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर या फिर करने पर लिखना था, हम करने और नहीं लिख रहे हैं। तो अंडर रूट के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 मिल जाता है, जो उनके साथ प्लस माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, प्लस माइनस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लिख लिया। अब क्या करना है, तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, k बराबर प्लस माइनस 6 मिल जाएगा, k बराबर प्लस माइनस 6 मिल जाएगी। यानी k की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, प्लस माइनस 6 में कुछ भी हो जाए काम चल जाएगा। लेकिन बात यूं भी है कि अभी हमारे पास यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ ट्राई कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। 3 बट्टा के दिखाई दे रहा बराबर नहीं है 3 बट्टा 6 के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और तिरछियाई गुणा करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए k का गुणा इसमें या 6 का गुणा इसमें, कुल मिला के k बराबर नहीं मिल जाएगा 6 के। यहाँ पे हमको मिल रहा है कि इनके समांतर होने के लिए हमको k की वैल्यू प्लस माइनस 6 होनी चाहिए, पर जब हमने इसको बराबर किया तो हमको मिल गई k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे अतः 6 के बराबर 6, वो भी माइनस वाला, क्योंकि प्लस वाले के बराबर नहीं रखना है, के बराबर माइनस 6 पर रेखाएं क्या होंगी भैया, रेखाएं समांतर होंगी। ये हो गई बातें।
रेखाएं समांतर होंगी के बराबर -6 पर। कारण क्या है भैया कि पहले इन दोनों को बराबर किया, +-6 मिल गया, हमको समझ में आया कि +-6 पे काम बनेगा। फिर इन दोनों को जब बराबर करके देखा, बराबर नहीं है करके देखा, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि के बराबर 6 पर ये काम नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपका उत्तर कितना मिल गया, के बराबर -6 आपका सही जवाब मिल गया। ये सही जवाब नहीं है। आप यूँ भी कह सकते हो कि यहाँ पे संबंध 1 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे संबंध 2 प्राप्त हुआ है। संबंध या संबंध ही कहेंगे, या समीकरण तो कहेंगे नहीं। संबंध 1 व 2 से के बराबर -6 पर रेखाएं समांतर होंगी। ऐसी हो गई बातें, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। तो अब जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 हम देखते हैं। देखिए, बाहर गाय बकरियां सब चिल्ला रही हैं, उनका सबका आज मुहूर्त चल रहा है चिल्लाने का, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। और बात कर रहे हैं कि के किस मान के लिए जब रैखिक समीकरणों के निकाय, ये 2 रैखिक समीकरण दिए हैं कि निरूपित करता है कि पहला कहा गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा कहा गया समांतर हो। साथ ही कहा गया कि क्या के किसी मान के लिए समीकरण निकाय संपाती रेखाओं को निरूपित करेगा, को निरूपित करते हैं, संपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, समीकरण नंबर 2 दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसको समीकरण 1 या 2 ना कह करके इनको हम यहाँ फिर से लिखेंगे x + 2y और -3 बराबर 0 कहेंगे, तब कह देंगे समीकरण 1, और इसको 5x + ky और +7 बराबर 0 कह देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। और अब आ जाते हैं पहली स्थिति में, जब कहा जा रहा है कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी। ठीक है भैया, तो प्रतिच्छेदी वाली स्थिति तब आती है जब ये दोनों को, ये दूसरों को ऐसा काट रही हो। ये तब काटती हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ऐसी वाली स्थिति आती है। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लगेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 ले लेंगे, और यहाँ से a1 बराबर 1 ले लेंगे, यहाँ से a2 बराबर 5 हो गया। बराबर नहीं है, b1 बराबर 2 है और b2 बराबर k है। अब ये k के बराबर, इसके बराबर नहीं हो रहा है, k का तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पे k मिल जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर 10 नहीं है। तो प्रतिच्छेदी तभी होंगे जब k का मान 10 के बराबर नहीं होगा। k बराबर नहीं है 10 के, यानी कि k के बराबर अगर 10 ले लेंगे, इसके अलावा छोड़कर सभी के लिए आपका भैया क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। दूसरे की चीज़ उठाते हैं जो कहलाता है समांतर। ठीक है, सॉरी 2 नंबर डालना था और लिखना था समांतर। रेखाएं कैसी हो रही हैं, समांतर हो रही हैं। समांतर होने की स्थिति में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता है c1/c2 के, ये होती है स्थिति। अभी यहाँ पे आगे वाले दोनों क्या है, बराबर है, तो हमको केवल इनको लेना है। किसको लेना है, हमको लेके चलना है a1/a2 बराबर b1/b2 को, बस इसी को लेके चलिए, इसी पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे उठाते हैं a1 बराबर x के साथ में 1 है, बट्टे में यहाँ लगाएंगे 5, और यहाँ पे उठाएंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे k, गुणा कराएंगे, k का गुणा इधर हो गया k, 5 दूनी यह हो गया कितना, 10। यानी कि k बराबर 10 पर ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। k बराबर 10 पर ये रेखाएं समांतर होंगी। k बराबर 10 अगर ना हो तब ये प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि भैया k बराबर 10 पर तो ये समांतर हो रही है। अब अगर यहाँ पे आप 10 ले लेंगे, यहाँ पे आप 10 ले लेंगे तो ये समांतर हो जाएंगे। और समांतर नहीं रखना है तो भैया आप इसको क्या 10 हटा दीजिए, मतलब 10 की जगह कुछ भी रख दीजिए, क्या हो जाएंगी, आपकी प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। और 10 ले लिया तो समांतर हो जाएंगी। ये हो गई बात। अब आपसे पूछा गया है कि क्या ये कभी संपाती हो सकती हैं। ठीक है, क्या ये कभी संपाती हो सकती हैं, संपाती वाली स्थिति हमसे पूछी गई है। देखिए, संपाती वाली स्थिति में क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। अब a1/a2 बराबर क्या मिल गया है,
A1/A2 बराबर अगर आप निकालेंगे तो 1/5 मिल गया है। और C1/C2, देखिए ये B1/B2 तो अपन जब 10 लेंगे तब तो समांतर हो पाएगी, 10 नहीं लेंगे तो प्रतिच्छेदी हो पाएगी, लेकिन C1/C2 भी बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए ये तो अचर राशि है, इसमें तो बदलाव किया नहीं जा सकता है, बस अपने पास B2 जगह पे K था, K उस पर निर्भर करता था, ठीक है। बट C1/C2 ले लेते हैं, C1/C2 देखते हैं तो -3/7 हो रहा है। अब ये वैल्यू उसके बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए क्या होता है कि संपाती होने की स्थिति जो हो रही है वो K के मान पर निर्भर नहीं करते। अतः K के किसी भी मान के लिए ऐसा कह सकते हैं कि K के मान पर निर्भर नहीं करता। संपाती होने की स्थिति K के मान पर निर्भर नहीं करती। भाई कारण क्या है समझते हैं। देखिए संपाती होने की स्थिति तब होती है जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो, साथ में C1/C2 बराबर न हो। अब A1/A2 बराबर 1/5 मिल गया, C1/C2 बराबर -3/7 मिल गया, जो कि ये बराबर नहीं है। अब जबकि ये बराबर है नहीं तो आप K की वैल्यू कुछ भी रख लो, K की वैल्यू कुछ भी रख लो, आप 10 रख लोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पर ये तो बराबर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पास K है ही नहीं है। तो यहाँ भी ये समझ में आता है कि संपाती होने की स्थिति K के मान पर निर्भर नहीं करती है, अतः K के कोई भी मान पर यह संपाती नहीं हो सकते। अतः K के किसी भी मान पर रेखाएं संपाती नहीं होंगी। समझ में आ गई बात? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई मुख्य बातें। ओके दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न आ जाता है उसको आलेखी विधि से हल करने की बात की जा रही है, और आलेखी विधि से हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है। और चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे शुरुआत किया जाएगा हल करने के लिए। कहा गया है 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 210 रुपये है। भाई बात हो रही है 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना हो रहा है, 210 रुपये। साथ ही साथ कहा गया है 5 कुर्सी और 2 मेज, ठीक है, का मूल्य कितना हो रहा है, 175 रुपये ऐसा कहा जा रहा है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसे हमसे बातें की जा रही है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। पहले मानते हैं माना, क्या माना भैया, एक कुर्सी का मूल्य, ऐसे माना हमने लिखा, हमने क्या, x रुपये x लिख लिया, तथा एक मेज का मूल्य ये कितना डाल दिया, रुपये y ले लिया। अब प्रथम शर्त उठा ली, प्रथम शर्त के अनुसार यही छाप लिया। 4 कुर्सी 3 मेज का मूल्य बराबर, मूल्य 210 रुपये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कुर्सी का मतलब एक कुर्सी के x रुपये, 4 कुर्सी के 4x, ठीक है, प्लस एक मेज का y रुपये, 3 मेज का 3y बराबर 210 किया। ये समीकरण नंबर 1 बनाया। और यहाँ पे लिखा द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कहती है भैया, द्वितीय शर्त कहती है कि 5 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 175 रुपये, ऐसे हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 5 कुर्सी है तो 5x प्लस 2 मेज है तो 2y बराबर 175 रुपया। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब आलेखी विधि से इसको हल करना है तो कैसे करेंगे भैया, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 से उठाओ
और यहाँ पे क्या करोगे भैया, 4x को यहीं रहने दो, 3y को उधर भेज दो, या फिर 3y को यहीं रहने दो, हाँ जी, 4x को उधर भेज दो। 210 माइनस 4x हो जाएगा। y बराबर दिखाई दे रहा है 210 माइनस 4x बटा 3 रख लो। अब डिब्बा बनाओ। आलेखी विधि से हल करना है भैया, आलेखी विधि से हल करने का यही तरीका होता है। डिब्बा बनाना है, x की वैल्यू रखनी है, y का मान निकालना है और फिर उसको आलेखी विधि से निरूपित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ऐसा कुछ हो, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज रखोगे पहले बताओ। यहाँ पे आप 10 रख सकते हो। 10 रखने का कोई मतलब नहीं, 10 चौके 40 हो जाएगा। इसमें से 40 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 170 मिल जाएगा। 170 3 से कटता नहीं है, 20 रख दो। 20 चौके 80, 210 में से 80 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 सबसे आसान है। x की वैल्यू 0 रख दो, 10 चौके 10 4 0 में 0, इसमें से 0 घटाने पर क्या हो जाएगा, 210 ही मिलेगा। 3 से 21 70 मिल रहा है काटने पर, 3 से 21 0 70 मिल रहा है। और अब 10 20 30 रखते हैं, 4 3 12 120 हो गया। 210 में 120 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा भैया, 0 मिल जाएगा। 11 में से 2 गया तो मिल जाएगा 9 और 1 में 1 ख़त्म, 90 मिल रहा है। 90 3 से करता है, 3 3 का 9, हाँ 30 मिल जा रहा है। यानी हम जब 30 रख रहे हैं तो हमको 30 मिल रहा है, ठीक है, बेहतर है। और अब 30 रख लिया तो हम 60 रख लेते हैं, यहाँ पे 60 रख के देख लेते हैं। 6 चौके 24, 240 हो रहा है। 210 में से अगर हम 240 घटा देंगे तो -30 मिल जाएगा, और -30 को 30 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे मिल रहा है -10। अब इन चीज़ों को जो हमने यहाँ पे रख करके हल करना सिखाया है वो लिखने का काम आपका, जो यहाँ पे वैल्यूज मिल रही हैं। तो आप समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से क्या करोगे भैया, यहाँ पे y का वैल्यू रहने दो, इसको उधर भेज दो। तो 2y बराबर 175 माइनस 5x, और y बराबर हो जाएगा 175 माइनस 5x बटा 2। अब यहाँ पे डिब्बा बनाने का काम, हाँ जी, 3 वैल्यू रखनी है, x और y रखा। x का मान अगर हम 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, 5 रखो, नहीं 10 रखो, 5 धाम 50, ठीक है। 50 रखने पर भी ये कटेगा नहीं, घट जाएगा, 125 मिल जाएगी, 2 से कटेगी नहीं। ऐसा रखते हैं, 5 रखते हैं या फिर 15 रख देते हैं। x बराबर 15 रख देते हैं, 15 25 कितना होता है, 75। 175 में 75 गया, 175 में 15 25 75 गया तो कितना मिल गया, 100 मिल गया, और 2 से भाग करने पे कितना मिल गया, 50 मिल गया। ये हो गई बातें, ठीक है। और x की वैल्यू 0 रखी तो 0 रखने पे काम नहीं बन पाएगा, 30 रखते हैं, 5 3 15 150 हो जाएगा और फिर 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। और कुछ रख देते हैं, 15 रख दिया, 25 रख देते हैं, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 175 में 25 पंजे 125 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 0, 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5, 50 मिल जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25। यानी कि हमने रखा 25 पंजे 125, हमने रखा 25 तो हमको मिल गया 25, परफेक्ट। और क्या रखें, 75 रख दें, नहीं 5 रख देते, 5 5 25 रख देते, 5 रख देते हैं, और 5 5 25 हो जाएगा। 175 में से 25 घटाने पर 150 मिल जाएगा, 150 को 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 75 मिल जाएगा। बेहतरीन हो गया, इतनी वैल्यूज हमको मिल जाए, मतलब काफ़ी है। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ बनाना है, ये हमने ग्राफ बना ही लिया। अब देखिए जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे वो कितना रखना है, यहाँ पे सब 5 के पहाड़ा वाली गिनतियाँ हैं तो हमको वही रखना चाहिए। अब ये हमने बहुत नज़दीक दूर दूर बना दिया है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ऐसा करके जाएगा। और ये 5 10 15 20
उधर तो ले जाने की कोनो ज़रूरत ही नहीं, माइनस वाले कोनो बड़ी बात नहीं मिली है। y बराबर 10 मिला है, तो ये चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हमने बना दिया है। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, हाँ जी, ऐसा। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और यहाँ पे 5 और 10 ले लिया। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, या फिर अगर हम 10, 20 ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बहुत हो गया, -10, ये -20 ले लिया। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अभी 90 और यहाँ पे -10 और यहाँ पे -20 ले लिया। अब गिनतियों को दिखाना आसान हो जाएगा। देखिए इन सभी के नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं A, B, C, इसका नाम रख देते हैं P, Q, R। ए को दिखाते हैं, ए पे 0 पे 70 दिखाई दे रहा है, x पे 0, y पे 70, ये रहा वो बिंदु जो हमको चाहिए 0 पर 70, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बिंदु A है। 30 पे 30, ये रहा 30, ये रहा 30, ये 30 पे 30 है, ये रहा बिंदु B। ये नहीं बनाना था, पता नहीं क्या बना रहे हैं। 60 पे -10, 60 पर -10, ये रहा वो बिंदु जिसका नाम है C। अगर इसको सीधी रेखा में खींचा जाए तो थोड़ा कम सीधा जा रहा है, क्योंकि ग्राफ कॉपी होते तो ज़्यादा सीधा जाता, ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पे 30 पे 30 जा रहा है, हमने दूर बना दिया था B को। ओके, अभी थोड़ा सा ये सीधे जाना चाहता है, अभी अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसकी बात है P के 15 पे 15 50, x पे 15 हो गया, 50 यहाँ पे हो गया, तो ये 15 पे 50 आई थिंक ये यहाँ पे कट रहा है। वहाँ पे अगर हम 15 रखते हैं तो क्या मिलता, 15 15 43 चौका 60, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 15 रखा होता, x का मान 15 चौके 60 हो जाता, तो 210 में से 60 घटाने पर और 3 से भाग करना है तो कितना मिल जाता, 0 मिल जाता। 11 में से 6 गए 5 और 1, ठीक है, 3 5 15, हाँ 50 तो मिल गया। यानी 15 रखने पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे 50 मिल जाता। और यहाँ पे देख रहे हैं 15 पे 50 वाला काट भी रहा है, ठीक, तो ये यहीं पे काट रहा है। ये वैल्यू हो गई P। 25 25 25 पे 25, ये रहा 25, 25 पे 25, ये हो गया PQ। और 5 पे 75, 5 पे 75, 70 5 75, ये रहा PQR। तो अगर इनको मिलाया जाएगा तो ये ऐसे मिल रहे हैं, और ये दोनों P पर एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को P पर ही काट रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P मतलब जो इसके निर्देशांक है वो है 15,50 पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 15 तथा y बराबर 50 समीकरणों का हल है। अतः एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, ₹15 तथा एक मेज का मूल्य बराबर ₹50। समझ में आ गई बात, इतना होगा। ऐसे हम लास्ट में लिखेंगे, और ये नीचे लिखना है, हमारे पास नीचे जगह नहीं थी, हालांकि जगह है पर उसमें दिखाई न देता, इस वजह से हमने इसको ऐसे कहा। तो हो गया प्रश्न समाप्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बस बात कहीं भी ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके
उसके आगे के प्रश्नों को, अभी हमारे पास 20, 21 और 22 है, वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय।